रिलीजन एंड पॉलिटिक्स भाई भाई हैं या डिवोर्सी हैं, लेट्स से या सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। कोशिश यही है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ने यही बोला है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने भी यही बोला है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करना है। लेकिन जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हों चाहे वो सेंट्रल इलेक्शंस हों, पॉलिटिक्स का रायते में रिलीजन का तड़का डेफिनेटली लगता है। इसी बारे में आज थोड़ा सा मिक्स्ड करेंगे। पर्टिकुलरली हम एक कम्युनिटी सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से अपना रवैया बदलती है जैसे ही इलेक्शंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस राइटर ने इस आर्टिकल में जो लिखा है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं होती हूँ, लेकिन वो एक ओवरऑल बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो हम आज उस पूरे बड़े पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियंस अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, स्पेशली आर्टिकल एक बार ख़त्म हो जाए तब हम बात करेंगे कि अभी इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए। दोनों का जो रिश्ता नाता है वो अगर बोले तो जो डिवाइड एंड रूल, पर्टिकुलरली डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उसके बाद में से जिस तरीके से पॉलिटिक्स का इन्फ्यूजन हुआ है रिलीजन के अंदर, या फिर बोला जाए कि जिस तरीके से रिलीजन पॉलिटिक्स पे ओवरटेक करा है, ये उसके बाद से कभी हटा ही नहीं। जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर ने जब इलेक्शंस हो रहे थे 2014 के, तब बोला था कि द कांग्रेस हाइड्स बिहाइंड द बुर्का ऑफ सेक्युलरिज्म टू कवर इट्स फेलियर। तो यहाँ पे कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर शशि थरूर जी ने बोला था कि जो बुर्का ऑफ सेक्युलरिज्म है ना, इट इज प्रेफरेबल टू खाकी शॉर्ट्स ऑफ द इटालियन फासिस्ट ऑफ 1920s। अब देख रहे हो, दोनों में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं दोनों पार्टीज के, लेकिन स्टेटमेंट आपको इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिखेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप या पर्टिकुलर रिलीजन को लेके इस तरह के जो वाद विवाद होते हैं जिसमें एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है सिर्फ एक रिलीजन की बात को लेके, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खुद के जो कोर वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट में जाता है। प्लस ये पॉलिटिक्स को कितनी डर्टी बनाता है कि हम जो एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए बात करने के लिए, जो एक्चुअल डिस्कशंस होने चाहिए, जो मैटर करते हैं कंट्री की ग्रोथ के लिए, उनसे ना करके हम कीचड़ में जाके वहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई नया नहीं है। रेसिपी ऑफ डिजास्टर इसीलिए बनता है जब रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए मिक्स करा जाता है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये बात बहुत ही स्पेसिफिकली बोली थी कि रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स मत होने दो। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉनोटेशन इसीलिए आया था कि पॉलिटिक्स किसी भी नेगेटिव तरीके से रिलीजन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन के नाम का ये यूज नहीं करेगा पॉलिटिक्स अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी जीत के लिए, अपने जिसे बोलते हैं ना अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स रिलीजन का यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। लेकिन हुआ क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। टिल नाउ ओनली, अभी के जो रिसेंट इलेक्शंस हुए स्टेट इलेक्शंस, उसमें भी देख सकते हैं कि जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है ये हमेशा फ्रंट फुट ले लेती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये एक बहुत ही एप्ट कार्टून है। इट सेज कि जो अभी इस डिजीज्ड पर्सन का रिलीजन, आइडियोलॉजी, कास्ट क्या, ये पता नहीं चला, इसलिए सारे नेता अभी कंफ्यूज हैं कि हम स्टेटमेंट क्या दें, हमको स्टेटमेंट देना भी या नहीं देना है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम संतोष है और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है यूपीएससी से जुड़ा हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन इंडिया जो है वो जनरली होता है, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो वोट बैंक को खुश करने के लिए होते हैं। और वोट बैंक अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ना तो स्मॉल सेक्शंस होते हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी वोट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को जीतने और हारने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसलिए मैं यहाँ पे जो राइटर हैं वो पर्टिकुलरली मुस्लिम वोट पे यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स का अपीजमेंट करा जाता है, उनको अपने फेवर में करने के लिए डिफरेंट तरह के लुभावने ऑफर दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। मुस्लिम प्रिडाक्टमेंट जो है, नो मैटर हो कुछ भी हो, चाहे वो दो मेजर पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी हो, उनका
जो डिस्कशन है वो हमेशा सेंट्रल थीम में रहा है इलेक्शंस के अंदर। आप ऑनगोइंग आसाम एंड बंगाल के इलेक्शंस के लिए देख लीजिए, माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो फंक्शन जो फोकस है वो मतलब आपको दिखेगा कि जो मुद्दे वाकई में बातचीत करने के लिए स्टेट के देश के डेवलपमेंट के लिए हैं वो हमेशा साइड लाइन में आ जाते हैं, सेंटर फोकस आ जाता है रिलीजियस मुद्दों पे। और ऐसे के अंदर जो राइटर यहाँ पे ये बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं दे हमें वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में रहते हैं कि क्या वो कंजर्वेटिव एजेंडा अपनाए या एक प्रोग्रेसिव एजेंडा अपनाए। ये सवाल ना सिर्फ उनके लिए रहता है बल्कि उनके वोटर्स के लिए, जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं उसमें भी रहता है। तो ऐसे में जो सैबेटोर होता है, विच मीन्स कि आप इस चीज का फायदा उठाओगे, उसको सैबोटेज करोगे, तो जो फिगर ऑफ द मुस्लिम है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो सैबोटेजर होता है कि the one who divides and weakens and lay astrays of the glorious march of the Hindu or the Indian और slash राइटर ने इस चीज को इंडियन को हिंदू नेशन यहाँ पे लिखा है। सो इट जस्ट शोज वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी सेक्शन की हम बात कर रहे हैं उनके चारों तरफ किस तरीके से मुद्दे उठते हैं। ऐसे में जो मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन इंडिया है वो जनरली इम्पॉर्टेंट मुद्दों से इग्नोर होके बहुत ही कम इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स होते हैं जिसमें कम्युनिटी के साथ उनके असल क्या मुद्दे हैं उनको एंगेज करना है, उनसे बातचीत करनी है। दे रिफ्यूज टू एंगेज विद द इश्यूज दैट आर सेंट्रल टू द मुस्लिम्स। और रेदर देन बात किस पे होती है, बात होती है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे लिए जाएं। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इग्नोर करता है, पर्टिकुलरली जो इलेक्शन में ये जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के द्वारा एक स्पेस प्रोवाइड करा जाता है, एक वोट बैंक प्रोवाइड करी जाती है, तो उसको पूरे को घुमा फिरा के आर्टिकुलेट करा जाता है उनकी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड के ऊपर। सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँगी, जैसे कि अगर बात करें एजुकेशन रेट की, बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द टर्सरी सेक्टर्स, इन द सेकेंडरी सेक्टर्स, उनके पास लैंड होल्डिंग की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों से हटके बात आ जाती है कि किसने क्या बोला, किसने क्यों बोला, इसने मेरे धर्म के खिलाफ ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। और ये जो एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजनशिप होता है, इट इज़ अ मोमेंट जब वहाँ पे होता है ना कि दे आर द वोटर्स, वोट बैंक है। और ये यहाँ पे सबसे बड़ा उनको एक्सपीरियंस होता है सिटीजनशिप में कि हाँ ठीक है। तो ऐसे में जो इलेक्शन कैंपेन्स या जो मुस्लिम कम्युनिटी को लेके एक परसेप्शन है, राइटर बोल रहे हैं कि वो ये ड्यूरिंग द इलेक्शन इट इज़ ऑल्सो ए रिजल्ट इन द मार्जिनलाइजेशन ऑल्सो, क्योंकि व्हेन इलेक्शंस हैपन तो उनको उसी तरीके से जब ट्रीट करा जाता है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसी तरीके से जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब इस तरीके के मुद्दों पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के, छोटे मुद्दों पे, छोटी बातों पे जब इस तरीके के डिस्कशंस होते हैं तो वो कम्युनिटी खुद को मार्जिनलाइज भी फील करती है और इलेक्शन कैंपेन से इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ऐसे में राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे नीड टू थिंक अफ्रेश ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, कि आप जिस एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं you have to develop a bigger perspective for that। दो contrasting example आपको यहाँ पे आसाम और वेस्ट बंगाल में दिखेगा। Now ये दोनों जो है ये पॉइंट आउट करते हैं कि नेशनलिस्ट और जो डेवलपमेंटलिस्ट डिस्कोर्स है इंडिया के अंदर, इन्होंने they are sustaining itself by डिस्ट्रॉइंग द इमेज, डिस्ट्रॉइंग नहीं बोलूँगी मैं, डिस्ट्रॉइंग एक गलत वर्ड हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन दे आर सस्टेनिंग इट सेल्फ थ्रू द इमेज ऑफ मुस्लिम सैबोटेर ओनली। आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल जी का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आया था, इन विच आई विल कोट हिम, ही सेड कि आसाम के अंदर जो लीडर बनेगा वो दाढ़ी, टोपी और लुंगी वाला बनेगा। नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट विच शोज कि, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अब्बास सिद्दीकीज़ हैं जिनकी जब ऐसी रेस्टलेसनेस के अक्रॉस पॉलिटिकल कोलिशंस हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, जब उनकी एंट्री हुई तो इट कन्वर्टेड द सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल। और आसाम के अंदर मैंने आपको बताया किस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आ रहे थे। तो ऐसे में जब हिंदू लीडर अगर कोई एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो काफ़ी एक्सेप्टेबल लगता है, लेकिन वही स्टेटमेंट अगर किसी मुस्लिम लीडर से आता है तो उसे बहुत ही नैरो जोन के अंदर देखा जाता है। जैसे यहाँ पे फिर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी एंड आई वांट यू ऑल टू हैव एन ओपन माइंड ऑन दिस। हमारे
पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर अगर कोई हिंदू लीडर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है तो उसको इतना सैबोटेजिंग नहीं माना जाता है, उसका डाइसेक्शन इतना नहीं होगा जितना अगर मुस्लिम लीडर ने कुछ बोला है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस अगर साध्वी प्रज्ञा जी का कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है वर्सेस अभी रिसेंटली एक लीडर का स्टेटमेंट आया था कि लगभग I'm really sorry कि I have to quote this in this video, but they have said कि लगभग 50,000 इंडियंस जो है वो कोरोना उनको लेके चला जाएगा। So these and then it was dissected in this bill, it is still being dissected। So इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं और उसमें उसको बहुत ही गलत तरीके से लिया गया था, उसको बहुत ही कंट्रोवर्सीज भी हुई है उसके अंदर। तो ये जो है कि जब रिलीजियस अगर पॉलिटिकल लीडर का रिलीजन चेंज हो गया तो उनके द्वारा बोले गए स्टेटमेंट जो है उनका तरीका भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को, ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ना कि मतलब आप किस तरीके से उसको डाइसेक्ट करते हो, किस तरीके से उसको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसको लर करा जाएगा, उनको उनके engaging them but not on the actual issues, engaging them। तो ये सारा अपीचमेंट होता है। ऐसे में जो बर्डन ऑफ सेक्युलरिज्म होता है वो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कम्युनिटी पे प्लेस हो जाता है। सेक्युलरिज्म मतलब ये हिंदू एंड मुस्लिम डिवीजन में आ जाता है। तो ऐसे में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लेम जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे शेयर करने को जाता है। वाई? क्योंकि वो बेरली बहुत ही रेयरली आपको ऐसा दिखाई देगा कि जब वो एक्चुअल मुद्दों पे खुद उठा के बात करेंगे और जो वॉइस ऑफ क्रेडिबल इंडिविजुअल है कम्युनिटी में उनकी वॉइस को वो रेज करते हैं। उनको चाहिए टीआरपी मटेरियल, हमारा टीआरपी होना चाहिए, ऐसी सेंसेशनल न्यूज़ दिखाएंगे, इस नेता ने ये बोला उन्होंने कुछ और होगा उसको मॉडिफाई करके दिखाएंगे। बिल्कुल उनको टीआरपी सेंसेशनल चाहिए। तो जब आधी से ज़्यादा जनता अर्नब गोस्वामी को इस तरीके से देखती है या इस तरीके से कंटेंट देखती है तो ये क्या कर रही है? ये ऐसे एक स्टीरियोटाइप को स्ट्रेंथन कर रही है। तो ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज टू ब्लेम है उतना ही मेन स्ट्रीम मीडिया भी ब्लेम करने को है। क्योंकि बहुत ही सिंपल है, जो दिखाते हैं उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो एक आम आदमी जिसको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो अपने काम में इतना बिजी है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो हमारी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पढ़े, सेक्युलरिज्म को समझे और फिर अपनी रैशनैलिटी लगाए। उसको जो दिख रहा है इतना टीआरपी में हल्ला मचा के दिखाया जा रहा है वो उसको सही समझता है और वो एक स्टीरियोटिपिकल जो हम बोलते हैं ना कि एक परसेप्शन होता है सोसाइटी के अंदर वो प्रिवेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइडियली जो इलेक्शंस हैं ये एक पॉजिटिव एक पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस एंड एंग्जाइटी के लिए एक पॉजिटिव वे होता है। ये डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन कम्युनिटी में क्या है, एक आदमी कुछ बोल रहा है, दो कुछ बोल रहा है, तीन कुछ बोल रहे हैं, तो ये डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी को लेके आता है। इट एंगेज लार्जर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उस कंट्री को, स्टेट को इंगेज करता है कि जो असल के मुद्दे हैं जिनसे देश का, स्टेट का विकास हो सकता है, उन पे बातचीत करी जाए। तो ऐसे टाइम में इलेक्शन खुद एक ऐसा कम्युनिटी एक मोमेंट बन जाता है, कम्युनिटी इंजरी का, जो प्रोवोकेशन करता है, कॉन्फ्रंटेशन करता है और ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का एक ऐसा मौका बन जाता है कि वो ढूंढते हैं कि मेरे अपोनेंट ने ये बोला, अब मैं उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करूंगा और अब मैं ये चीज़ बोलूँगा। तो ऐसे में ओकेजनली देर इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म एंड पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म ऑल्सो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी, राइट, अदर टाइम पे जनरली यही होता है। कॉमन ग्राउंड पे अगर हम बात करें ना, जो सिटीजन बिलोंग करते हैं डाइवर्स रिलीजियो, एथनिक या फिर कास्ट आइडेंटिटी पे, दे कैन कम टुगेदर, लाइक इट इज़ वी नीड टू हैव मोर अवेयरनेस इन द सिटीजन। और ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसके अंदर कि जो हम पॉलिटिक्स में रिलीजन का मिक्स हो गया है या रिलीजन में पॉलिटिक्स का मिक्स हो रहा है, इस चीज़ को दूर करने में एक डाइवर्स रिलीजियस, एथनिक एंड कास्ट आइडेंटिटीज, पीपल फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप, दे कैन कम टुगेदर और फिर वो अपनी आवाज़ उठाएं कि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा, आई थिंक 10 मिलियन में भी, हाँ, उससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए, उतनी क्रिएट नहीं हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। अब कोरोना की सिचुएशन ले लीजिए, उससे पहले भी जो हेल्थ मैनेजमेंट है
वो काफ़ी महंगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा होता है। एंड ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनको मार्जिनलाइज ना करके उनको मेन स्ट्रीम के अंदर डोमिनेंट मीडिया द्वारा लाया जाए। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि एक हेल्थी डोज ऑफ डेमोक्रेटिक एनकरेजमेंट जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी है उनको मिले, ताकि दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू एंगेज, ताकि दे बिकम मोर एक्सेसिबल। तो अगर हम राइटर बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि न्यू इंडिया का, तो हमको ये जो न्यू इंडिया में ये जो ब्रिटिशर्स ने हमको डिवाइड एंड रूल दिया ना, डिवाइड एंड रूल का जो गिफ्ट दिया है, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। एंड विद द ग्रिप ऑफ पार्टीशन, ये ग्रिप ऑफ पार्टीशन, ये डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ टू टेक अवे इन द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया में उसकी कोई जगह नहीं है। न्यू इंडिया तभी अचीव हो सकता है जब देयर इज अ सिग्निफिकेंस पावर ऑफ द इक्वालिटी, चाहे वो एक ही पर्सन का रिलीजन हो, चाहे वो 10 लोगों का रिलीजन हो, इक्वालिटी अमंग एवरीवन एंड कॉर्पोरेशन इन द डाइवर्स सिटीजन। हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात ये है कि वी आर सो डाइवर्स एंड येट वी आर सो बाउंडेड ऑल्सो। तो ये जो होता है ना कि यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, दिस थिंग हैज़ टू कम विद द कॉर्पोरेशन, ताकि जो फंडामेंटल टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट है ना, कि जहाँ पे पॉलिटिक्स आ गई बीच में रिलीजन को हिलाने के लिए, तो उसको निकाल फेंके हम। सो ये एम्बिशन तभी फुलफिल हो सकता है जब सिटीजन्स पॉलिटिकली इरेलीवेंट ये जो डिस्कशंस होते हैं उनको बिल्कुल निकाल फेंके। दे ओनली टॉक, ओनली क्रिएट हर्डल फॉर ए होलिस्टिक नेशनल डेवलपमेंट। वी नीड टू रिमूव दिस एंड वर्क ऑन दिस। तो ये लाइक दिस टोटली हैज़ टू बी सेपरेटेड। मतलब एटलीस्ट मैं यहाँ पे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बात नहीं, गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ। दैट सेक्युलरिज्म इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है। सेक्युलरिज्म में जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को वो करने के लिए नहीं करते हैं कि हम इनमें ये ऑफर दे रहे हैं, आप हमको वोट करो, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। यू डू इट फॉर एवरीवन। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, मतलब पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस द इलेक्शंस आर ऑन गोइंग, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है हमको करंट सिचुएशन समझने के लिए। बट लेट मी जस्ट नो कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को डिफरेंट करा जा सकता है। बिकॉज आई वॉज रीडिंग कॉमेंट्स, आप लोग दूसरे किसी एक वीडियो पे लिख रहे थे एंड देयर वर सम रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरीज एंड कॉमेंट्स ऑल्सो। सो लेट मी नो ऑन दिस ऑल्सो कि व्हाट डू यू थिंक, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। एंड इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक ऑन little_simple_buddha। So this is it. I will see you guys in the next. जय हिंद।